हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे इज 26 अप्रैल। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे था यूएस एंड रशिया आर हेल्पिंग अस। यूके भी हेल्प कर रहा है, थैंक्स टू देम, बट नथिंग इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। टू बी वेरी फ्रैंक, थोड़ा पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं अगर वैक्सीन डिप्लोमेसी पे आता है तो, कैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री की हेल्प करते हैं, बट नथिंग टू गो इन डिटेल्स। ठीक है। फिर पेज सेकंड पे था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के बारे में था। थोड़ा वो जो कोर्ट में उसकी वो लगी है कि वैकेंसीज अभी तक पड़ी हुई हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा देखना है इसका, क्योंकि काफ़ी टाइम से 2-3 साल, 1-1.5 साल से इसके अंदर वैकेंसीज हैं। चेयरपर्सन भी नहीं है, मेंबर्स भी नहीं है, तो थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। एक तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, अगर 4-5 पॉइंट्स में आया तो ये पूछा जा सकता है, इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी? येस, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो पहले इसका नाम जो था वो माइनॉरिटीज़ कमीशन था, बट वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। बट जब से नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट आया 1992 का, तो माइनॉरिटीज़ कमीशन जो नॉन स्टैट्यूटरी थी उसको रीनेम कर दिया था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, और उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया था। ये वर्क करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिकग्नाइज्ड माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। याद रखिएगा, इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, 5 मेंबर्स होते हैं, तो टोटल इसमें 7 मेंबर्स होते हैं। 1984 में, याद रखिएगा, माइनॉरिटीज़ कमीशन को सेपरेट कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, और ले आए थे उसको मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर में। आज के टाइम पे अगर बात करी जाए, अगर ये 3-4 पॉइंट्स में आएगा तो पूछेंगे कि किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के अंदर है। और थर्ड पॉइंट याद रखिएगा, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ज्यूरिडिक्शन के अंडर नहीं आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर 4 पॉइंट्स में आएगा। अगर आज मुझे पेपर सेट करने को कहा जाए तो मैं ये पॉइंट ज़रूर डालूँ कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का कोई ना कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन, कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ आती हैं या नहीं आती, तो ये याद रखिएगा, दे डू नॉट कम अंडर दिस जुरिडिक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कही जाती है: मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, ज़ोरास्ट्रिज्म जो पारसीज कहते हैं, और जैन्स। और कंबाइंड पॉपुलेशन, ये ज़रूर जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, तो उसके लिए सब कुछ लिखिएगा। कंबाइंड पॉपुलेशन जो है 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स की क्या है, 19.30%। देखिए, हो सकता है आप लोगों को इतना लंबा लगे लिखना, मेरे को समझाने के लिए आपको प्रॉपर लिखना पड़ता है, नहीं तो आप सिर्फ ही लिख सकते हैं कंबाइंड पॉपुलेशन 19.3%। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, द कंबाइंड पॉपुलेशन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, एरोस बना के। और फिर आप ये लिख सकते हैं कि 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा बड़ी कौन सी है, मुस्लिम, उसके 14.2% है। बाकी सबका परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी आप ऐसे एरो से लिख सकते हैं कि उसके बाद क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, मतलब सबसे कम जो स्ट्रेंथ में है वो है पारसीज। उसके बाद एक एडिटोरियल पे पेंडेमिक के बारे में था, दो उसमें पेंडेमिक के लेके दे रखे थे। तो देखिए, पेंडेमिक के क्या इफेक्ट्स रहे हैं पिछले साल, या क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो अगर आपने इसके बारे में इफेक्ट्स ऑफ पेंडेमिक का जानना है तो 27 जनवरी, 22 फरवरी, 13 अप्रैल एंड 17 अप्रैल, ये 4 लेक्चर्स में हमने प्रॉपरली इसमें डिस्कस किया हुआ है कि क्या तो गर्ल्स एजुकेशन पे फ़र्क पड़ा है, क्या एजुकेशन पे फ़र्क पड़ा है, कैसे इनइक्वालिटीज़ बढ़ी हैं, रिच कैसे रिच हुए हैं, पुअर कैसे पुअर हुए हैं ड्यू टू पेंडेमिक। उतना जितना मैंने उसमें बताया उतना अगर आप लिख देंगे तो आप बेसिकली पेंडेमिक के अगर इम्पैक्ट्स के बारे में आएगा तो आप पूरा कवर कर लेंगे क्वेश्चन इजीली। उसके बाद एक एडिटोरियल में क्लाइमेट टॉक्स का चल रहा है। हम लोग क्लाइमेट टॉक्स मेरे ख्याल से बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं पुराने लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि कौन कौन से लेक्चर्स को रेफर करना है। फिर भी अगर आप दोबारा कहेंगे तो मैं बता दूंगा, बट आई थिंक अब तो लेटेस्ट मैंने बता ही दिया आपको कि क्लाइमेट के लिए इतना ही कर लीजिएगा, बहुत रहेगा आपके लिए। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था जुडिशियल फेडरलिज्म को लेके, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 250 वर्ड्स में अगर आएगा तो कैसे लिखना है, पॉलिटी के अंडर ये आएगा। तो हम लिखेंगे कि 139A जो आर्टिकल है पहले, क्योंकि जुडिशियल फेडरलिज्म में आपको ये दिखाना होता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केसेस ले लेता है और क्या होना चाहिए फेडरलिज्म में। तो हम ये दे सकते हैं कि आर्टिकल 139A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो ट्रांसफर कर सकता है केसेस फ्रॉम द हाई कोर्ट टू इटसेल्फ। ठीक है, चाहे वो किसी भी बात को लेके हो, ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये किसी भी चीज़ को लेके दे कैन ट्रांसफर द केसेस फ्रॉम द हाई कोर्ट। बट हम लिखेंगे कि नेक्स्ट पैरा में कि मगर क्या होता है कि पहले देखिए थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का डेफिनेशन दे दीजिएगा, उसके बाद आप अंडर आर्टिकल 139A का दे सकते हैं। पहले जो आपने इंट्रोडक्शन देनी वो जो बेसिक पॉलिटीज़ में पढ़ेंगे आप कोर्ट्स के बारे में वो दीजिएगा, क्या हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है वो दीजिएगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि व्हाट मेक्स द कोर्ट असम्पशन डिस्टर्बिंग, क्या दिक्कतें हैं। सिर्फ 2 चीज़ें हैं हमें जो दिखती हैं, वो हैं कि एक तो कोर्ट का इनडिफरेंट होना एक्शंस और इनएक्शंस, इवन इन द केसेस व्हेन इंटरफेरेंस वाज वारंटेड, कि जब जहाँ पे इंटरफेरेंस की जरूरत थी वहाँ इनका चुप हो जाना, जैसे कि इंटरनेट बैन इन कश्मीर। दूसरा,
जब इफेक्टिव रेमेडीज चाहिए थी हमें सुप्रीम कोर्ट से, जैसे हमने देखा था कि एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट अरेस्ट हो रहे थे, डिटेन हो रहे थे, तब हमारा कोर्ट जो है बिल्कुल अलग से बैठा रहा, उसने बीच में दखल नहीं दिया। फिर हम कहेंगे कि आप हियरिंग ऑफ द कोविड-19 केसेस भी देख सकते हैं, इट इज़ वाज़ नो एक्सेप्शन। जब इन्होंने अपने केसेस सू मोटू अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर लिए थे हाई कोर्ट से। फिर हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द 7th शेड्यूल, पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स कम अंडर द स्टेट लिस्ट एज़ आइटम नंबर 6। आइटम नंबर 6 ना लिखे जाए, मगर हम कहेंगे कि देयर कुड बी रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि यूनियन लिस्ट में बिल्कुल ही नहीं आते या कॉन्करेंट लिस्ट में बिल्कुल नहीं आते हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स, बट हम लिखेंगे देयर कुड बी रिलेटेड सब्जेक्ट्स अंडर यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। मगर क्या है कि इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स में है यहाँ पे, इस कोविड में भी इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। बट अभी की जो सिचुएशन है, जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स हैं, वो बहुत अच्छी तरह रीजनल लेवल पे इन चैलेंजेस को डील कर रहे हैं। तो इसलिए रेज़ोल्यूशन की, मतलब जिस चीज़ की ये जो कोर्ट अपने पास ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उन केसेस की ज़रूरत नहीं थी टॉप कोर्ट की इंटरफेरेंस की। आप इसमें देख भी सकते हैं कि मेनी डिफरेंट बार एसोसिएशंस, जो हाई कोर्ट की लॉयर्स की बार एसोसिएशंस बनी होती हैं, दे आल्सो स्पोक अप अगेंस्ट द मूव टू ट्रांसफर द केसेस फ्रॉम द हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद आप लिखेंगे द सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में ज़्यादा भी बुराई नहीं करनी सुप्रीम कोर्ट की, और फिर उसके बाद थोड़ा सा लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि हाई कोर्ट्स जो हैं दे हैव बीन इन एक्सिस्टेंस सिंस 19th सेंचुरी, और उनका एक अपना बहुत ग्लोरियस जुडिशल ट्रेडिशन रहा है, तो इसलिए कॉन्फिडेंस है पीपल का उनके ऊपर। उसके बाद आप थोड़ा सा जो हमने एग्जाम्पल दिए थे ना कि क्या क्या लोगों के वो जो सर्वे आया है कि कितना कॉन्फिडेंस है लोगों को कोर्ट्स में, थोड़ा वो दे सकते हैं। फिर उसके बाद लेंगे कि पावर ऑफ हाई कोर्ट्स, हम जानते हैं कि अंडर आर्टिकल 226 इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 32, क्योंकि क्या है कि ये रिट इशू की पावर होती है, तो सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में कर सकता है, हाई कोर्ट तो फॉर एनी अदर पर्पस भी कर सकता है। कंक्लूजन में थोड़ा हम दे सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना होगा, थोड़ा सा ये लिखना होगा आपको ना, स्पेसिफिक जो रिसेंट का चल रहा होता है ना, जब क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो रिसेंट कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज को लेके आएंगे, तो आपको रिसेंट का जो चल रहा है उसी को देना होगा। आप ये नहीं कि आप कहेंगे कि नहीं उसने उस टाइम ये अच्छा किया था, 2 साल पहले ये हुआ था वो हुआ था, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जितना लिखवा रहा हूँ उतना ही लिखेगा, और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप ये लिख के अपने टीचर से चेक करा सकते हैं वो क्या देते हैं आपको मार्क्स, क्या नहीं देते। फिर उसके बाद कंक्लूजन में आप जा सकते हैं कि जुडिशियल डेमोक्रेसी इज़ वेल एक्सेप्टेड अक्रॉस द कोर्ट्स इन मॉडल फेडरल सिस्टम, कि जुडिशियल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। यूनिफॉर्म जुडिशियल ऑर्डर भी चाहिए, बट तभी चाहिए जब इट इज़ अनएवॉइडेबल, जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज हो या जजमेंट और ऑन लीगल इंटरप्रिटेशन के करनी हो, तब हम कह सकते हैं कि जब हमें ये वाली आर्टिकल 139A यूज़ होना चाहिए, अदरवाइज ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम लिखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन नॉट सेंट्रिज्म इज अ प्रिंसिपल। इतना लिखेगा, उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। फिर पेज 8 पे आप लिखेंगे साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम था एक पेज 8 पे, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप रेफर कर सकते हैं 8 मार्च के लेक्चर को। पेज 13 पे था आर्मेनिया जेनोसाइड हेमिडियन मैसेकर, उसमें हेमिडियन शायद नाम ना भी हो, तो हमने कल के लेक्चर 25 अप्रैल के लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मत देखिएगा यंग टर्क्स क्या है, ये क्या वो क्या है, जितना आ सकता है उतना बता दिया आपको। पेज 13 पे मैं कई बार बता चुका हूँ, ये येमन का जो चल रहा है उसमें कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, आपसे ये पूछ सकते हैं ये हुतीस कहाँ का ग्रुप है, तो हुतीस आर बेसिकली येमन का ग्रुप। फिर उसके बाद पेज 13 पे था KRI नगाला जो संक हो गई है, उसके लिए थोड़ा सा दुख व्यक्त करने के लिए मैंने लिखा है। बाकी थोड़ा सा अगर देखिए ये एकदम ही रीसेंट है तो ये नहीं आ सकता, थोड़ा सा अगर इसको 6-7 महीने हो चुके होते तो आपसे पूछ सकते थे कि यार KRI नंगला वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, व्हाट इज़ दैट, तो उसमें नीचे आपके ऑप्शन हो सकते थे सबमरीन है या ये है वो है। तो अब बहुत रीसेंट हुआ है तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा, बट फिर भी आप नोट में अपना थोड़ा सा लिख सकते हैं ताकि आपका जब आप रिविजन करेंगे तो आप आपकी नज़र पड़ जाए नंगला क्या थी इंडोनेशियन सबमरीन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।